तो दोस्तों, पुराने समय की बात है जब राजा राज करते थे। प्रताप सिंह नाम का एक राजा था जो काफ़ी समझदार और दयालु था, कर्तव्यशील और निष्ठावान भी था। अपनी प्रजा के साथ साथ अपने परिवार का भी बड़े मनोयोग से ख्याल रखता था। उसके एक चंद्रेश नाम का बेटा और एक राजवी नाम की बेटी थी। बेटा छोटा था, बेटी बड़ी थी। दोनों की उम्र करीब 17 साल और 12 साल थी। दोनों बच्चों से राजा बहुत ही प्यार करता था। कुछ समय बाद राजा को बेटी के ब्याह की चिंता सताने लगी। एक दिन राजा ने अपने दरबार में अपने नगर के नाई और ब्राह्मण को बुलाया, क्योंकि पहले समय में राजा महाराजाओं के बच्चों की शादियां नाई ब्राह्मण के द्वारा ही तय होती थी। नाई और ब्राह्मण राजा के दरबार में उपस्थित होते हैं। दोनों से राजा बोला, हमारी बेटी शादी के काबिल हो गई है, इसलिए आप लोग जाइए और हमारी बेटी के लिए कोई उचित वर ढूंढ के आइए। वर ऐसा ढूंढ के आना जो समय को पहचानता हो, समय के साथ चलता हो, जो समय देखकर काम करता हो। गरीब हो या अमीर, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले ही दिन नाई और ब्राह्मण अपना सोटा लमोटा यानी खाने पीने का सामान और हल्का फुल्का बिस्तर साथ लेकर चल दिए और वर की तलाश में नगर नगर घूमते कई दिन बीत गए, लेकिन राजा के कहे मुताबिक एक भी व्यक्ति नहीं मिला। जो भी व्यक्ति लड़की योग्य मिलता, बात करने पर जवाब मिलता, अरे भाई, समय भी कोई देखने की चीज़ है। समय कैसा दिखता है और कैसे दिखाई देता है हम नहीं जानते। तुम्हारा राजा कहीं पागल तो नहीं हो गया। कई दिन बीत जाने के बाद नाई और ब्राह्मण परेशान हो चुके थे। खाली हाथ लौटना संभव नहीं था। राजा के हुक्म की अवहेलना करना उनके काबू से बाहर था। स्थिति असहनीय हो गई थी। तो अगले ही दिन नाई और ब्राह्मण एक नगर के चौराहे से गुजर रहे थे। चौराहे के किनारे एक मोची का लड़का जो काफ़ी सुंदर था, शादी के योग्य भी था, जो कि जूते चप्पल सिल रहा था। अचानक नाई और ब्राह्मण की नज़र उस लड़के पर पड़ी और लड़के में अपनी समस्या का समाधान नजर आया। पास जाकर दोनों ने राजा की लड़की से शादी करने का प्रस्ताव रखा। तो लड़का हैरानी से दोनों की तरफ देखने लगा और बोला, महोदय, सुबह सुबह आपको मैं ही मिला था मखौल करने को। मैं समय का मारा हूँ। मेरे माता पिता अंधे हैं और मैं उनका एकमात्र सहारा हूँ। मैं अपना समय देखकर अर्थात समय पहचान कर अपना कार्य कर रहा हूँ। मुझे मेरा काम करने दीजिए, जिससे कि मैं कुछ कमाई कर सकूँ और अपने परिवार का पालन कर सकूँ। इतना सुनते ही नाई और ब्राह्मण की आशा और मजबूत हो गई, क्योंकि जिस सवाल को लेकर दोनों कई दिनों से परेशान थे, वह सवाल का जवाब प्रश्न किए बिना ही लड़के ने दे दिया था। दोनों ने लड़के से फिर पूछा, लड़के, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कैसे समय देखकर कार्य कर रहे हो? तो लड़का बोला, मेरा नाम धर्मेश है। और रहा सवाल समय का, तो ये मेरे अतीत से जुड़ा है और मैं अतीत में नहीं जाना चाहता। इससे तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए। इस पर नाई और ब्राह्मण बोले, अरे भाई, यही सवाल तो तुम्हारी शादी का आधार बनेगा। धर्मेश कुछ देर सोचता है। गरीब और अंधे माता पिता होने के कारण उसे अपने घर बसने के आसार दूर दूर तक नज़र न आते देख लड़का बोला, तो फिर ठीक है, लेकिन मैं अपने अतीत में नहीं जाना चाहता। आपके लिए इतना ही काफ़ी है कि मैं समय को देखकर पहचान कर अपना कार्य कर रहा हूँ, लेकिन शादी की अनुमति मेरे माता पिता ही देंगे। अंधे माता पिता की रजामंदी लेने के लिए नाई और ब्राह्मण लड़के को कुछ समय के लिए दुकान बंद कराकर अपने साथ लेकर लड़के के घर पहुँचते हैं। घर पहुँचने पर लड़के के माता पिता का नाई और ब्राह्मण से विनम्रतापूर्वक एक ही सवाल होता है कि हे महोदय, क्या राजा की बेटी हमारे यहाँ इस हाल में रह पाएगी? तो नाई और ब्राह्मण जवाब देते हैं कि आप लोग चिंता ना करें, महाराज खुद ऐसा चाहते हैं। तो फिर ठीक है, माता पिता ने रजामंदी दे दी। इसके बाद नाई और ब्राह्मण खुशी खुशी अपने नगर लौट जाते हैं और अगली सुबह राज दरबार में उपस्थित होकर राजा को सारा हाल सुनाते हुए रिश्ता पक्का करने का प्रस्ताव देते हैं। राजा ने खुशी से प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और शादी की तैयारियां शुरू करने का आदेश दे दिया और कुछ दिनों में शादी हो जाती है और राजा की बेटी राजवी गरीब धर्मेश के घर पहुंच जाती है और परिवार में सभी का बड़े ही लगन से बिना किसी आलस्य के अपना फर्ज कर्तव्य पालन करते हुए
अपने अंधे सास ससुर की सेवा में कोई कसर नहीं रखती है। इधर धर्मेश काम पर जब जाता है तो राजकुमारी राजवी धर्मेश के लिए टिफिन लगा कर देती है। बाकी का समय अपने सास ससुर की सेवा में गुजार देती है। शाम को जब धर्मेश घर लौटता है तो धर्मेश राजा और राजकुमारी की गरिमा को ध्यान में रखते हुए अपने काम के जो औजार थे उन्हें कहीं बाहर अपने उचित स्थान पर रखकर घर आता है और सुबह जब जाता है तो उन्हें लेता हुआ अपनी दुकान लगाने के लिए उसी चौराहे पर जाता है। यही क्रम जारी था। एक दिन राजकुमारी राजवी की सेवा से खुश होकर उसकी सास ने कहा, बेटी तुम हमारी बड़ी लगन से सेवा करती हो, सारा दिन हमारी ही सेवा में गुजार देती हो। तुम एक राजकुमारी हो, बेटा काम पर चला जाता है, तुम्हें कहीं घुमाने भी नहीं ले जा पाता, इसीलिए बेटी तुम कम से कम सप्ताह में एक बार अकेले ही कहीं घूम आया करो, जिससे तुम्हारा मन भी बहल जाया करेगा। अपनी सास की बातें सुनकर राजवी ने खुशी से अपनी सहमति जता दी। और एक दिन रविवार का दिन था और राजवी ने सोचा कि अकेले कहाँ जाऊंगी, रविवार का दिन है, बाजार में भी अच्छी चहल पहल मिलेगी, क्यों ना इस नगर के बाजार में जाया जाए। ऐसा सोचकर राजवी बाजार के लिए निकल पड़ी। राजवी बाजार के जिस रास्ते से जा रही थी उसी रास्ते के बाजार के करीब चौराहे पर धर्मेश की जूते की दुकान लगाने का ठिकाना था, जो कि अपने स्थान पर दुकान लगाए हुए बैठा था और जूते सिलने का काम कर रहा था। राजवी की धर्मेश से कुछ ही दूरी पहले धर्मेश पर नज़र पड़ी और राजवी एक कदम पीछे हटाते हुए चौंक पड़ी कि मेरा पति यहाँ इस काम पर, क्योंकि पिता की तरफ से राजवी को ये सब नहीं बताया गया था। इतना ही जानती थी कि मैं एक राजा की बेटी हूँ और राजकुमारी होने के नाते मेरे पिताजी ने किसी बड़े व्यापारी या किसी कारोबारी या अपनी गरिमा के मुताबिक मेरा रिश्ता किया होगा। लेकिन जब धर्मेश और उसके काम को देखा तो मानो आकाश से हजारों बिजलियां उसके ऊपर गिर पड़ी हों। वहीं पर खड़ी होकर अपना चेहरा ढककर सदमे में सोचने लगी, मेरे साथ ही ये सब क्या है? क्या मेरे पिताजी नहीं जानते थे धर्मेश को? नहीं, जरूर जानते होंगे, क्योंकि उनकी बात की अवहेलना करना किसी नाई ब्राह्मण के बस की बात नहीं। इसका मतलब यह है कि जानबूझकर उन्होंने मेरा रिश्ता यहाँ किया है। मेरे पिताजी ने किस जन्म का बैर निकाला है, वो भी अपनी बेटी के साथ। इतना बड़ा धोखा मैं कभी भी पिताजी को माफ़ नहीं करूँगी और आज के बाद राजकुमारी राजवी नहीं, दूसरी राजवी होगी। ऐसा निश्चय लेकर मास्क के रूप में मुंह ढककर धर्मेश की तरफ अपनी चप्पल तोड़कर चल देती है और पास जाकर धर्मेश के सामने चप्पल सिलने के लिए डाल देती है। धर्मेश बिना आवाज़ के चप्पल सिल देता है और पैसे ले लेता है। राजवी अपने पति को इस तरह देखकर कुंठा से भर जाती है और अहम पनप जाता है। अहम के वशीभूत होकर सारी मर्यादाएं भूल जाती है और धर्मेश को चप्पल सिलाई के पैसे चुकाकर बाजार की ओर बढ़ जाती है। बाजार में पहुंचकर बाजार आने का कारण सब कुछ भूल जाती है। राजवी सबसे पहले अपने सास ससुर और पति सबके लिए कुम्हार की दुकान से खाने पीने के लिए मिट्टी के बर्तन पत्तल ले लेती है और अपने आप से वादा करती है कि आज के बाद घर के बर्तनों में किसी को खाना नहीं देगी और ना ही पानी। घर में सभी के बर्तन घर के बर्तनों से अलग रहेंगे। मेरे साथ अन्याय करने की पिता सहित सभी के लिए यही सज़ा होगी। ऐसा ठानकर बाजार से मिट्टी के बर्तन पत्तल लेकर घर आ जाती है। घर पहुंचकर राजवी का अपने अंधे सास ससुर और धर्मेश के प्रति व्यवहार बदल जाता है और राजवी के रूप में परिवार को एक हिटलर मिल जाता है। घर पहुंचते ही सास ने पूछा, बेटी आ गई तू? तो राजवी ने जवाब दिया, किसकी बेटी? कौन सी बेटी? कैसी बेटी? मेरे पिता ने ही मुझे बेटी नहीं समझा तो फिर तुमसे मैं क्या कहूँ। लेकिन हाँ, बाजार से आप लोगों के लिए खास उपहार ज़रूर लाई हूँ। क्या उपहार लाई हो बेटी? तो राजवी ने जवाब दिया, ये मिट्टी के बर्तन आप लोगों के लिए लाई हूँ, जो कि रोज़ाना आप लोग इन्हीं बर्तनों में खाना खाओगे और साफ़ भी अपने आप ही करोगे। अगर साफ़ नहीं किए तो आपको गंदे बर्तनों में ही खाना खाना पड़ेगा। मैं हाथ लगाने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा जो हुआ है, मुझे राजकुमारी से मोचन बना दिया है। इसीलिए
आप लोगों के लिए यही ठीक रहेगा। अंधे सास ससुर करते भी तो क्या करते। बोले ठीक है बेटी, जैसा तुम चाहो। शाम को अपने काम से जब धर्मेश आया तो राजवी ने गिलास की जगह कुल्हड़ में पानी दिया। कुल्हड़ में पानी देखकर धर्मेश चौंका और विचार करने लगा कि शायद आज राजवी को हमारे बारे में सब मालूम हो गया है। बोला, राजवी ये क्या है? इस पर राजवी बोली, यह आपका सौभाग्य है और मेरा दुर्भाग्य। मैं नहीं जानती थी कि मेरे पिताजी मेरे साथ ऐसी घात भी कर सकते हैं, और आपसे तो मैं कहूँ क्या, लेकिन आप इतना जान लीजिए कि मैं एक राजकुमारी हूँ और आप एक मोची। मैं अपने बर्तनों में आपको खाना नहीं दे सकती, इसीलिए बाजार से आप लोगों के लिए खास बर्तन लाई हूँ, जो कि सुबह खाने के बाद शाम के लिए अपने बर्तनों को धोकर भी अलग सुरक्षित आपको अपने आप ही रखना है। मैं ना रखूँगी ना उठाऊँगी, समझे? इस पर धर्मेश बोला, ठीक है प्रिय, जैसा तुम चाहो। सुबह शाम धर्मेश अपने और अपने अंधे माता पिता के जूठे बर्तनों को साफ करके अगले टाइम खाना खाने के लिए सुरक्षित घर से बाहर दालान में बने आले में रख देता, लेकिन कभी विरोध नहीं करता। इसी तरह समय गुजर रहा था कि एक रोज की रात राजा प्रताप सिंह की राजधानी पर किसी दूसरे राजा ने राज्य विस्तार के उद्देश्य से चढ़ाई कर दी और सोते हुए सैनिक और सोती हुई प्रजा सभी को कब्जे में ले लिया। राजा को बंदी बना पाता इससे पहले एक गुप्त सैनिक जो कि मुस्तैदी पर था, राजा प्रताप सिंह के पास पहुंचा और सारा हाल बताते हुए बोला, महाराज आप परिवार को लेकर गुप्त रास्ते से महल से निकल जाइए। महाराज अगर राज चला गया तो वापस पाया भी जा सकता है, लेकिन अगर आपको बंदी बना लिया गया तो फिर सारी उम्मीद ही खत्म हो जाएगी। राजा प्रताप सिंह ने ऐसा ही किया। कुछ धन लेकर अपनी रानी और बेटे चंद्रेश के साथ महल से बाहर निकल गए और रात में पैदल लंबा सफ़र तय करके दूसरे राज्य की सीमा के शहर के करीब पहुंच गए। सुबह होने को थी। राजा ने अपनी रानी से कहा, प्रिय, हम इन वस्त्रों में जो हमने पहन रखे हैं शहर में नहीं जा पाएंगे, ना ही रह पाएंगे, इसलिए सुबह होने को है, मैं शहर जाता हूँ और आम कपड़े खरीद कर लाता हूँ। इस पर रानी ने कहा, ठीक है महाराज। बाजार पहुंचकर राजा ने साधारण कपड़े खरीदे और कपड़े वो खरीदे जो नट समाज के लोग पहनते थे। राजा कपड़े लेकर वापस रानी और बेटे चंद्रेश के पास आ गया। पास आने पर रानी ने जब कपड़े देखे तो बोली, महाराज ये कैसे कपड़े हैं? राजा बोला, मेरी प्यारी प्रिय, अब आप ये भूल जाओ कि हम राजा हैं और आप रानी। प्रिय, हमने अपने राज्य शासन में युद्ध कला के साथ साथ नट कला का भी थोड़ा ज्ञान किया है, जो कि हमने अपने यहाँ आने वाले मनोरंजन करने वाले नट समाज के लोगों से सीखा है। उस कला का प्रयोग अब हम अपना यहाँ जीवन यापन करने के लिए करेंगे। अब ना राज रहा, ना हम तुम राजा रानी, और आगे जीना भी तो है। जीने के लिए कुछ तो करना ही होगा, इसलिए आज से मैं नट और तुम नटनी, और बेटा ढोल बजाएगा। चौक चौराहे पर तमाशा दिखाएंगे और इनाम से मिले धन से गुजारा करेंगे। धीरे धीरे निपुण भी हो जाएंगे। रानी बोली, ठीक है महाराज। इस प्रकार राजा, रानी और बेटा तीनों प्राणी नट बन गए और नगर नगर चौराहे चौराहे पर तमाशा दिखा के इनाम पाते और इनाम के धन से गुजारा करते। धीरे धीरे राजा प्रताप सिंह ने तमाशा दिखाने में महारत हासिल कर ली। एक रोज की बात है, प्रताप नट का मजमा मतलब तमाशा दिखाने का स्थान, कुछ ही दूरी पर वहां आ लगा जहां धर्मेश अपनी दुकान लगाता था। शाम का समय था। कुछ ही दूरी से ढोल की आवाज़ आ रही थी। पता करने पर मालूम हुआ कि विख्यात नट प्रताप का मजमा लगा है। सभी लोग तमाशा देखने के लिए मजमे की तरफ जा रहे थे, तो धर्मेश ने भी आज तमाशा देखने की लालसा से दुकान का सामान समेटा और बक्से में रख लिया और बक्से को उठाकर मजमे की ओर चल दिया। अपने बक्से को किनारे रखा और तमाशा देखने लगा। धर्मेश की नज़र जब करतब दिखाते प्रताप पर पड़ी तो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। उसके बाद उसने एक एक कर बाकी के लोग, नाचती हुई रानी, ढोल पीटते चंद्रेश को भी देखा। तीनों को आसानी से पहचान लिया, लेकिन भरोसा नहीं कर पा रहा था कि वे लोग इस हाल में कैसे। वे तो राजा हैं, अपने राज्य में होंगे, आखिर ये माजरा क्या है?
सारा हाल जानने के लिए तमाशे की समाप्ति का इंतजार करने लगा। तमाशा समाप्त हुआ और सब लोग धीरे धीरे चले गए। जब सब लोग चले गए तब धर्मेश राजा के पास आता है और हैरानी से उन सब की ओर देखता है और राजा से नटबना प्रताप सिंह अपने दामाद की ओर देखते हुए पहचान लेता है और उसकी नज़रों द्वारा हो रही सवालों की बरसात को शांत करने के लिए प्रताप नट बोला, धर्मेंद्र चौंको मत, यही सत्य है। अपने सास ससुर और साले की हालत पर मानो धर्मेश का कलेजा फट गया हो। रोने को मन कर रहा था लेकिन रो नहीं पा रहा था और बोला, पिताजी बहुत दिन हो गए आप सभी को देखे, अब आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी हैं और आपको यह सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इतना कमा लेता हूँ कि आप सहित सभी का पेट भर सके। मैं अब आपको ये सब नहीं करने दूंगा। प्रताप सिंह बोले, नहीं बेटे, मैंने भी जीना सीख लिया है, हमें कोई भी परेशानी नहीं है। आपसे तो मिल लिए लेकिन बेटी से मिलना बाकी है, इसलिए हम आपके साथ जरूर चलेंगे। और राजा रानी और चंद्रेश तीनों प्राणी धर्मेश के साथ उसके घर चल दिए। घर पहुंचने पर अपने पति धर्मेश के साथ आए लोगों को नट का भेष में देखकर राजवी पहचान नहीं पाई और धर्मेश से बोली, मैं पहले से ही परेशान हूँ और तुम तीन तीन लोगों को मेरी मुश्किल बढ़ाने के लिए और ले आए। इस पर चंद्रेश बोला, क्या अपने लोग मुश्किल लगते हैं? कौन अपने लोग? ये नट अपने लोग कब से हो गए? इस पर चंद्रेश बोला, बुद्धि पर तो पर्दा पहले ही पड़ा था, क्या आंखों पर भी पर्दा डाल लिया है? राजवी ने जब गौर से देखा तो नट बने अपने माता पिता भाई चंद्रेश को देखते ही मानो शरीर बेजान हो गया हो, पैरों तले जमीन निकल गई हो। बारी बारी माता पिता भाई से लिपट कर रोने लगी। ढांढस बंधाने के बाद राजवी पिता से बोली, मैं ये क्या देख रही हूँ? पिताजी, आप राजा से रंग कैसे और कब हो गए? पिता ने चुप कराते हुए सारा हाल सुना दिया और कहा, सारी रात रोती ही रहेगी या हमें खाना भी खिलाएगी? तुम लोगों को देखकर भूख और बढ़ गई है। राजवी ने झटपट खाना बनाया और खाना खिलाने के लिए सभी को दालान में बैठा लिया। एक साइड में अपने माता पिता और भाई को तो दूसरी तरफ धर्मेश और उनके अंधे माता पिता को बैठा लिया। राजवी घर के अंदर गई और सभी के लिए बर्तन ले आई, क्योंकि माता पिता और भाई के सामने अपने सास ससुर और पति को मिट्टी के बर्तनों में खाना कैसे दे सकती थी। यही सोचकर सभी के लिए अपने बर्तन ले आई और अपने माता पिता के सामने थाली लोटा लगा देने के बाद जैसे ही दूसरी तरफ बर्तन लगाने पलटी तो धर्मेश ने रोक दिया और कहा, रुको राजवी, हमारे बर्तन हैं हमारे पास। इतना कहकर धर्मेश अपने अंधे माता पिता और स्वयं के लिए जो मिट्टी के बर्तन खाने के बाद साफ करके दालान के आले में रखे जाते थे, वहाँ से उठाकर अपने माता पिता और स्वयं के लिए लगा लिए और बोला, राजवी, अब खाना ले आओ। जिन बर्तनों में हम रोज खाते हैं उन बर्तनों से ऐतराज कैसा? राजवी खाना लेने अंदर चली गई। तभी राजा की नज़र धर्मेश के अंधे माता पिता पर पड़ी। नज़र पड़ते ही राजा को उनका समय याद आ गया, क्योंकि राजा प्रताप ने अपनी किशोरावस्था में उन्हें तब देखा था जब वो एक नगर के महाप्रतापी राजा थे। धर्मेश की शादी में भी अंधे होने के कारण नहीं जा सके थे, इसीलिए प्रताप सिंह से भेंट नहीं हो पाई थी। प्रताप सिंह को अत्यंत खुशी हो रही थी कि मेरी बेटी आखिरकार राजघराने में ही ब्याही है। समय ने भले ही मोची बना दिया हो, जैसे मुझे आज नट बनाया है, इनसे खाना खाने के बाद बात करेंगे। प्रताप सिंह ने मन में ऐसा विचारा। राजवी खाना लेकर बाहर आ गई। मेहमानों को देने के बाद धर्मेश की तरफ खाना परोसने को घूमी तो तीनों ने अपनी मिट्टी के बर्तन सामने कर दिए और राजवी ने थोड़ा संकोच करते हुए खाना उनमें डाल दिया। खाना डालते देख राजा प्रताप सिंह यानी राजवी के पिता खड़े हो गए और बोले, बेटी, मेरे दामाद और उनके माता पिता के लिए मिट्टी के बर्तनों में खाना और हमारे लिए सामान्य बर्तनों में, ये सब क्या है? राजवी कुछ न बोल सकी। इसके बाद धर्मेश से पूछा, बेटा तुम ही बताओ यह सब क्या है? धर्मेश बोला, पिताजी, जिस दिन आपकी बेटी को यह पता चला कि मैं एक मोची हूँ, उसी दिन से ये सब लागू है। उससे पहले सब ठीक था। इस पर राजा प्रताप सिंह बोले, बेटी, नादानी और अज्ञानता के कारण तू कितना बड़ा गुनाह कर रही है, इसका तुझे अंदाजा है? कैसी अज्ञानता
कैसी नादानी पिताजी? राजवी ने पूछा। सुनो ध्यान से, प्रताप सिंह बोले। धर्मेश के माता पिता के बारे में कितना जानती हो तुम? जब इनके लिए तुम्हारे दिमाग में इतना द्वेष भरा है तो कहीं ना कहीं हमारे लिए भी किसी कोने में गुस्सा तो होगा ही। इसीलिए तुम्हारे दिमाग की गंदगी को आज हम निकाल के ही रहेंगे। बेटी, पहली बात तो ये कि तू इन्हें मोची समझ रही है। ये पैदाइशी मोची नहीं है। जिस तरह से हम पैदाइशी नट नहीं हैं, वैसे ही ये भी पैदाइशी मोची नहीं है। मैं इन्हें तब से जानता हूँ जब से तुम पैदा भी नहीं हुई थी। और दूसरी बात, तुम्हें याद होगा तुम्हारी शादी के लिए मैंने एक शर्त रखी थी। जो मेरी शर्त को पूरा करेगा उसी को मैं अपनी बेटी का हाथ दूंगा, क्योंकि मैं जानता था राजा रंक हो सकता है, धनपति कंगाल हो सकता है और व्यापारी रोड पर आ सकता है, लेकिन अपने समय को पहचान कर अपना कार्य करने वाला, समय के साथ चलने वाला व्यक्ति हमेशा खुशहाल रहता है, आबाद रहता है। और इसीलिए बेटी मैंने तेरे लिए धर्मेश जैसा जीवन साथी चुना, जो कि मेरी उम्मीद पर 16 आने खरे उतरा। तू तो मेरा जिगर का टुकड़ा थी। जिस तरह से आज हम मारे मारे अपने आप को तमाशा बनाते फिर रहे हैं, इसी तरह तेरे जीवन में कोई काला दिन ना आ जाए, इसलिए तेरे भविष्य की चिंता करते हुए धर्मेश जैसा जीवन साथी चुना था। मैंने तो तेरे लिए शर्त के मुताबिक एक मोची को ही ढूंढा था, लेकिन तेरी किस्मत का लेखा देख, तू एक मोची के परिवार में नहीं बल्कि राजघराने में ब्याही है। बेटी, तुझे धर्मेश के काम से इतनी ठेस लगी कि तूने इनके पूरे परिवार के लिए मिट्टी के बर्तन ले आई, और हम इस वक्त अपना मान सम्मान, इज्जत, रुतबा चौराहे चौराहे पर नीलाम करते फिर रहे हैं। तेरा भाई ढोल बजाता है, तेरी माँ नाचती है, मैं कर्तव्य दिखाता हूँ, तब जाकर अपना पेट पालन करते हैं। तो अब हमारा दर्जा इस मोची से कुछ नीचा ही होगा। इनके लिए तू मिट्टी के बर्तन लाई है तो हमारे लिए भी तूने कुछ सोचा है तो उसे भी तू पूरा कर ले बेटी, हम तैयार हैं। इतना सुनते ही राजवी की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे और सबके पैरों में लेट गई। एक एक करके सबसे माफ़ी मांगने लगी और सच्चे हृदय से राजवी को सभी ने माफ़ कर दिया। कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कहानी देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही रोचक कहानियाँ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।